हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी फेज़ 9 का क्वेश्चन पेपर 12th लेवल का है ये। और एक पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 8 फरवरी का, ये 9 फरवरी का पेपर है। तो चलिए इसमें मैथ का सेक्शन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 7 अंकों की संख्या है, ये आपको डिजिट दी हुई है, यह 110 से विभाज्य है, तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। उसको ये x प्लस 5y में रख के आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना है। तो सबसे पहले देखिए 110 से जब भी डिविजिबिलिटी पूछे तो आपको दो चीज़ की डिविजिबिलिटी यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो 11 की हो जाएगी और एक 10 की हो जाएगी। 10 में सिंपल ध्यान क्या रखना है आपको, यूनिट डिजिट आपके पास 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो y की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ से आ गई कितनी, y की वैल्यू डायरेक्ट 0 बन गई यहाँ पे। अब x की भी वैल्यू निकालने के लिए आपको अल्टरनेट डिजिट का सम करना है, वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू 0 रख दिया तो हट गया काम, उसका हो गया। तो अल्टरनेट डिजिट का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 9, और आपके पास 9 प्लस 7 16 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 8 प्लस x, ये वैल्यू बन रही है। अब इसके बाद में क्या करना है कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, देखो इधर 16 है, इधर x की वैल्यू आपके पास 8 होना पड़ेगा इसको, तभी जाके ये 11 से डिविजिबल हो पाएगा। तो 8 इसकी वैल्यू आ गई आपके पास, x की y की वैल्यू 0 है, तो ये इसमें यहाँ पे पुट करेंगे हम 8 प्लस 0 इंटू 5, तो ये 0 ही बन जाएगा। तो 8 की आपके पास x प्लस 5y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 8, ठीक है। समझ में आ गया, ये पहला क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसमें कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने के बाद भी उसको 15% का लाभ होता है। अंकित मूल्य का वस्तु के विक्रय मूल्य से अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन और भी अच्छा बन सकता था जब इसमें क्या है कि आपका ये अंकित मूल्य का ये सीपी से यानी क्रय मूल्य से अनुपात पूछता, लेकिन इसने पूछा क्या है, अंकित मूल्य का विक्रय मूल्य से अनुपात पूछा है। तो डायरेक्ट आपको छूट से ही निकल जाएगा, ठीक है। जो डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है 12.5% का, 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8। तो 8 की कोई वस्तु है, उसको 1 छूट पर दे रहा है, तो मतलब 7 में बेच रहा है। तो ये आपके पास MP का रेशियो हो गया, ये आपके पास SP का। तो MP से SP का रेशो 8:7 हो जाएगा, यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, 1 की छूट दे रहा है, तो डायरेक्ट आपके पास वो 7 रुपये में उसको बेच देगा। सिंपल सा था। CP से पूछता थोड़ा सा अच्छा सवाल बन जाता है ये, ठीक है। लेकिन इसमें CP से नहीं पूछा है, SP से पूछा है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। 15% इसमें कोई यूज़ नहीं है अभी यहाँ पर। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज PQR में भुजा QR की लंबाई, एक त्रिभुज बना लेता हूँ मैं, PQR हो जाएगा, ये मेरे पास PQR हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि QR की लंबाई, ये QR नीचे वाला है, इसकी लंबाई PQ की लंबाई के दोगुने से 3 कम है, ठीक है। ये इसको थोड़ी देर के लिए मैं किसको, PQ की लंबाई के दोगुने से, ठीक है, PQ को x मान लेता हूँ, इसका दोगुना किया 2x, दोगुने से 3 कम है, तो ये 2x - 3 हो गई। आगे देखो PR की लंबाई PQ की लंबाई से 12 अधिक है, तो ये x प्लस 12 हो गई। अब इसमें क्या है कि ऐसे क्वेश्चन में आगे पेरीमीटर दिया होता है, पैरामीटर दे रखा है इसने, देखो 57 दे रखा है, तो यहाँ से आप भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। तो सबको ऐड किया यहाँ पे मैंने, तो x और 2x, ये आपके पास 4x बन गया, तो 4x, और बाकी कितना बचा है, 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 कितना दे रखा है आपके पास, 57 दे रखा है। तो अब यहाँ पे मैं 9 माइनस करूँगा इधर से, तो मेरे पास 48 बन जाएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू 12 आ गई। अब सबसे छोटी भुजा कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी भुजा ये 12 भी हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब भुजाएं बड़ी आएंगी, यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन में क्या है कि डायरेक्ट 12 नहीं पूछ रहा आंसर, ठीक है। अगर 12 टिक कर दोगे तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सबसे छोटी भुजा का 50% क्या होगा, तो 12 का भी 50% निकालना है, मतलब 12 को 1/2, ठीक है, 12 का जस्ट हाफ करना है, तो वो कितना हो जाएगा, वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, लास्ट में जो पूछ रहा है उसको जरूर ध्यान देना है कि लंबाई का 50% निकालना है, तो 6 हो जाएगा आंसर, ना कि 12 होगा। 12 आपका सिली मिस्टेक हो जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है आपके पास कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी इनकम 29% इंक्रीज हो जाती है, और उसकी सेविंग भी आपके पास 20% बढ़ जाती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि। तो एलिगेशन से कर सकते हैं। एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं, देखो इनकम को मैं बीच में लिखूँगा, अब एक साइड में बचत लिख लेता हूँ, एक साइड में खर्चा। तो मैंने इधर आपके पास ये बचत लिख लिया 20, इधर मेरे पास खर्चा ये निकालना है मेरे को, ठीक, इसका मेरे को पता है नहीं। अब 75% खर्च करता है, तो 75 का मतलब मैं
टोटल 75 को 3/4 लिख सकता हूँ ना, 3/4 लिख सकता हूँ। तो मतलब 4 इनकम है, तो उसमें से 3 पार्ट उसका आपके पास खर्च कर देता है और 1 पार्ट बचाता है उसका। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या क्या लिखा है मैंने, कि 3 पार्ट उसका बचा लेता है, खर्च कर देता है, और 1 पार्ट उसके पास बचा लेता है। तो अब यहाँ इन दोनों का रेशियो, ये आपके पास है ना, ये वाला पार्ट ये एक्सपेंडिचर है जो आपके पास खर्च कर रहा है, और ये उसका सेविंग है। अब देखिए आगे एलिगेशन लगाइए। 29 इसमें से माइनस करूँगा तो ये आपके पास 9 आ जाएगा। 3 की वैल्यू 9 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी। अब 29 ये बीच वाली वैल्यू है ना, इसमें 29 में 3 ऐड करूँगा तो ये मेरे पास 32 आ जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू इन दोनों के मिड में होती है। ठीक है, ये हमें से ध्यान रखना, आप गलत नहीं होगा कभी क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये आपके पास 32 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यही पूछा है आपसे कि व्यय में यानी एक्सपेंडिचर में उसका कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट, तो 32% हो जाएगा। आगे समझ में आसान सा सवाल है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको निकालनी है, ये क्वेश्चन दी हुई है आपको, और यहाँ से x माइनस 2x 1/2x माइनस 2x की वैल्यू निकालनी है। तो और उसका 1/2 बाद में ले लेंगे। ठीक है, पहले तो इतने वाले पार्ट की वैल्यू निकालिए, उसके बाद 1/2 उसका कर लेंगे बाद में। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो x प्लस 1/2x ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 5/2 हो जाएगी क्या? देखो क्या मैंने ये सही लिखा है क्या? नहीं, -5/2 हो जाएगी, क्योंकि ये उधर जाएगा ना 5 आपके पास, और मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको मैं क्या स्क्वायर कर देता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी x² प्लस 1/4x²। ठीक है, ये इतना वाला पार्ट बन गया, और इधर प्लस आपके पास कुछ वैल्यू और आएगी, क्या आएगा आपके पास यहाँ पे, आपके पास 2 × 1/2 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ओके, तो और इधर मैं स्क्वायर करूँगा तो इधर मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 25/4। अभी क्या है कि इधर मैं इधर 1 को उधर लेके जाऊँगा, 1 इधर आ जाएगा, ये वाला 1 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ये वाला 1 यहाँ से हट गया, और ये वाला 1 इधर आ गया मेरे पास। ठीक है, -1। अभी क्या है कि 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी यहाँ से, 21/4। लेकिन अभी मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको -1/2x बनाना है, तो -1 और कर देता हूँ। ठीक है, तो इधर -1 किया तो 2 बन जाएगा। ठीक है, अब -2 करूँगा तो कितना बन जाएगा, 8 माइनस होगा 25 में से, तो मेरे पास 17 वैल्यू बन जाएगी, 17/4। तो अभी ये क्या है कि ये स्क्वायर बन गया आपके पास x माइनस 1/2x का होल स्क्वायर। ओके, तो अभी मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर मेरे पास रूट लग जाएगा, तो x माइनस 1/2x की वैल्यू क्या बन जाएगी, √7 17/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। x माइनस 1/2x की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास √17 और बटे आपके पास 2। अभी क्वेश्चन पूछा है कि इसका भी 1/2 लेना है, तो इसका मैं 1/2 लूँगा तो इधर भी मेरे पास 1/2 आ जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, √17/4। ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्या कह रहा है कि P अपनी आय का 16% किराए पर, 18% किराने के सामान पर और 12% शिक्षा पर खर्च करता है इस तरीके से। तो टोटल इसने कितना खर्च कर दिया, देखो 18 और 12 आपके पास 30 हो गया, 30 में 16 जोड़ूंगा तो 46% हो गया। अब बचा कितना, टोटल 100% यदि मान लेता हूँ मैं, तो 46% उसने अभी एक्सपेंड कर दिया है, तो एक्स इनकम थी उसका मेरे पास 54% बच गया। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका भी 45% खर्च कर देता है, इसका 45% खर्च कर देता है, तो इसका कितना परसेंट बच जाएगा, 55%। ठीक है, ये भी बटे 100, पर इधर भी बटे 100 आ जाएगा, और इधर जो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी वो 13,365 ये है। तो अभी क्या कह रहा है कि वो किराने पर कितना सामान कितना खर्च करता है, तो अभी एक्स में निकालूंगा यहाँ से, उसके बाद में उसका कितना परसेंट निकाल लूँगा मैं, 18% निकाल लूँगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसमें, तो कैसे करते हैं देखो, पहले मैं इसको 11 से काट लेता हूँ, ये 5 बार कट जाएगा। 11 से मैंने इसको काटा तो ये कितनी बार कटेगा, 11 से एक बार 2 बचा, 11 दूना 22, एक बचा, 11 एकम 11 और 11 पंजे 15, सॉरी 11 पंजे 55, इतना कट गया। उसके बाद में अभी क्या है कि 5 से भी कट जाएगा ना ये, तो 5 से भी काट लेते हैं इसको, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 5 दूनी 10। ओके, और इसके बाद में 2 बचा, 5 चौके 20 और 5 तिया 15, 243 बन रहा है, 243 बन रहा है। तो इसके बाद में ये आपके पास 4 3 7 और 2 9, हाँ इधर 9 से भी चला जाएगा ये। ठीक है, तो 9 से कितनी बार जाएगा ये, 9 6 54,
ये 6 बार चला जाएगा आपके पास, और इधर ये कितनी बार जाएगा आपके पास, ये 9 से 9 दूनी 18, 18 6 9 7 63, और अभी ठीक है। तो अब देखो इसको, 3 से भी एक बार और कट जाएगा ये 2, और ये 3 से कट जाएगा आपके पास कितनी बार, आपके पास 9 बार। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके पास वैल्यू जो आ रही है 9/2 इंटू 100 ऐसे करके कुछ वैल्यू आ रही है, 100 इंटू 100। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, और मेरे को वैल्यू कितनी निकालनी है, वह किराने पर कितना खर्च करता है 18%। तो अभी इसका मेरे को क्या निकाल लेना है, 18% निकाल लेना है। तो 18/100, तो ये 100 से, तो ये 100 चला जाएगा। अब इस 2 से ये कट जाएगा 9 बार, तो 9 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 81, और 8100 आ जाएगा आंसर। तो यही फोर्थ ऑप्शन है आपके पास। सिंपल सा सवाल था कि जो बच रहा है उसको रिमेनिंग को वहाँ पे इक्वेट कर देना, और एक्स से आपके पास टोटल इनकम निकाल लेनी है, फिर उसका 18% निकाल लेना है। तो आपके पास वो जो खर्च कर रहा है किराने पर वो खर्च आ जाएगा आपके पास। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयत का परिमाप आपको दिया हुआ है, आयत का परिमाप और उसकी लंबाई, ठीक है, आयत का परिमाप और उसकी लंबाई से अनुपात दे रखा है, और आयत का क्षेत्रफल भी आपको दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, आयत की चौड़ाई निकालनी है। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप क्या होता है, L2 इंटू L प्लस बी और डिवाइड बाई L, ये वैल्यू आपको दे रखी है 5/2। ठीक है, अब इस वाले 2 को मैं इधर लेके आऊँगा तो 5/4 हो जाएगा, इनका ये रेशियो हो गया है। अब देखो B/L का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो अभी क्या किया है कि मैंने इसको डिवाइड कर दिया L को दोनों जगह, तो 1 प्लस B/L इज इक्वल टू 5/4 है। तो 1 को मैं उधर लेके जाऊँगा, इसको 1 को इधर से हटाओ, तो 5/4 में से 1 माइनस करूँगा तो 1/4 आ जाएगा। तो अब इससे यहाँ से चीज़ समझने की क्या आ रही है, समझने की चीज़ ये आ रही है कि B और L का रेशियो 1/4 है। अब देखो, अभी मेरे पास जो क्षेत्रफल है वो है 16, तो 16 कब आ सकता है, जैसे इसको मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर, और ऊपर भी 2 में से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी क्या है कि इनके रेशियो ये है, अब यहाँ से मैं इनको x मान के भी निकाल सकता हूँ, या फिर यहीं से इक्वेट करके भी डायरेक्ट निकाल लूँगा। इक्वेट किया तो मैंने, जैसे ये 8 बन गया, ये 2 बन गया, 8 दूनी 16, मतलब हाँ इक्वेट कर गया, तो मतलब आपके पास जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी 2, और लंबाई कितनी आ जाएगी 8। आपसे क्या पूछा क्वेश्चन में, चौड़ाई, तो चौड़ाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अब देखो क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करना है, मैं वही तरीका आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट, और जिस तरीके से क्योंकि लिमिटेड टाइम में ही आपको क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, वहाँ पे ये नहीं कि आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा, तो उसी टाइम में करना है, तो जितना शॉर्ट हो सके उतना तरीके से करेंगे। यदि 24 पुरुष एक दीवार को 6 दिनों में बना सकते हैं, ये 24 पुरुष रहे, इसको 6 दिन में बना सकते हैं, और ये एक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 36 पुरुष, अब उससे दुगनी दीवार है तो 2 काम हो जाएगा। ठीक है, जस्ट डबल हो जाएगा काम। दुगनी दीवार को अब कितने टाइम में बनाएंगे, तो ये मैंने T टाइम मान लिया। तो कितने टाइम में बनाएंगे, तो ये क्या आपके पास इसको कितने से कट जाएगा, ये देखो 6 से कट जाएगा, ये कितनी बार 6 बार। ठीक है, और 2 से कट जाएगा 3 बार, 3 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 8, तो टाइम आ जाएगा 8। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक रेलवे इंजन 400 मीटर और 235 मीटर लंबाई के 2 पुलों को इतने टाइम में पार करता है, तो रेलवे इंजन की लंबाई का 4 गुना कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले में क्या है कि जो उसकी स्पीड होगी वो दोनों जगह सेम ही होगी, तो मैं L प्लस 400/100, ठीक है, और L प्लस 235, L में मान लेता हूँ उसकी जो अपना रेलवे इंजन है उसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, और बट्टे में कितना आ जाएगा आपके पास, ये 60 में इसको 60 सेकंड में पार कर रहा है, 0 से 0 चला जाएगा, ये आ जाएगा 3, इधर आ जाएगा 5, मल्टीप्लाई कर लो दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से बन जाएगा आपके पास 5L। ठीक है, 5L प्लस 5 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो 25, 2 और 23 पंजे 115, 117 1175 आ जाएगा। इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा 3L प्लस ये बन जाएगा 1200। ठीक है, अब 2L की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2L की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1200 में से 1175 माइनस करूँगा तो 25। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रेलवे इंजन की लंबाई का 4 गुना निकालना है। 2 गुना मेरे पास 25 है, 4 गुना कितना हो जाएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4 गुना हो गया लंबाई का, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये लंबाई का 4 गुना हो गया, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान रखना।
तो एक बार आंसर निकाल टिक करने से पहले तो लंबाई का 4 गुना पूछा था तो 50 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 आंसर लिखोगे तो ये सिली मिस्टेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक ABC एक त्रिभुज है, ABC में एक त्रिभुज बना लेता हूँ। अब इसमें क्या बोल रहा है कि D पर B ऐसा बिंदु है, ये D बिंदु है कोई यहाँ पर BC पर, ठीक है। ये बिंदु ऐसा है कि ADB ये वाला एंगल है ना, ये आपके पास जस्ट डबल है DAC का, ये वाले एंगल का, ठीक है। ये वाला एंगल मैं मान लेता हूँ x, तो ये जस्ट 2x है। तो ये 2x अब एक तरीके से देख रहे हो यहाँ पे कैसा है, 2x क्या होता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, A और C का सम होता है, ये बाहर वाला एंगल होता है। तो यदि ये 2x है, ये x है, तो इसको भी x होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, BAC ये वाला एंगल जो पूरा ऊपर वाला A एंगल है, ये दे रखा है आपको 70 डिग्री, और उसके बाद B एंगल दे रखा है आपको 46 डिग्री। तो यहाँ से आप और पूछा क्या है आपसे, ADC ये वाला एंगल निकालना है आपको, ठीक है। आसान सा सवाल, कुछ भी नहीं है इसमें। देखो 70 और 46 को मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 और 11 116 बन जाएगा। 116 बन गया तो मैं इससे यहाँ से C की वैल्यू निकाल सकता हूँ, मतलब X की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो 180 में से मैं 116 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास X की वैल्यू आ जाएगी, और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से वैल्यू निकालूंगा मैं इसके पास 4, ठीक है। तो अगर 110 माइनस करूँगा, पहले 110 माइनस कर लेता हूँ, तो 70 और 70 में से फिर 6 माइनस कर लेता हूँ, तो मेरे पास 64 आ जाएगी। 64 और 64 का जस्ट डबल कर दूंगा तो 128 हो जाएगा, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है। अब ये 180 में से 128 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 52। ऑप्शन नंबर सेकंड आसान सा सवाल है, बस आपको डायग्राम बनाना था, समझना था क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। दो वस्तुएं A और B के क्रय मूल्य 4:5 में है। दोनों वस्तुओं को बेचने पर एक A पर 10% का लाभ और B पर 20% का लाभ होता है। तो दोनों के विक्रय मूल्य में अंतर ये है, तो दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य क्या है। अच्छा ठीक है, तो अब देखिए A लिखा मैंने, ये A हो गया, ये B हो गया। अब इनके पास ये 4 और 5 इनका CP का रेशो लिख लिया मैंने। अब SP का रेशो लिख लेता हूँ। इसको देखो पहले वाले पे 10% का आपके पास क्या है, प्रॉफिट है। 10% का 4 का मैं 10% निकालूंगा तो 0.4 आ जाएगा। तो इसका SP हो जाएगा, ये CP है और ये SP, ये 4.4 आ जाएगा। और इसका मैं 20% निकालूंगा तो 1, तो ये 6। अभी क्या है कि इन दोनों के SP में, इन दोनों में डिफरेंस कितना क्या आ रहा है आपके पास, ये 44 है, ये 60 है, तो आपके पास कहीं ना कहीं 1.6 का आ रहा है ना। तो 960 है ना जो वैल्यू है आपके पास, ये 1.6 की है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 16×6 = 96, ठीक है, 60/600। 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 600 आ गई। तो अभी आपको क्या पूछ रहा है कि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य क्या है, तो दोनों को जोड़ दो इसको, तो ये आपके पास हो जाएगा 14.4। तो 14.4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 14.4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास कितने वैल्यू बन जाएगी, 0 1 आ जाएगा आपके पास, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 6×4 = 24, यूनिट डिजिट 4 होनी चाहिए, 1 0 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ही है, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। या फिर मल्टीप्लाई करके भी देख लो आप कंप्लीट। 6 से आ जाएगा 4, 6×4 = 24 और 84 और 14×5 = 70, 14×6 ठीक है, सही आ रहा है ना, हम सही कर रहे हैं ना। नहीं सॉरी, ये आपके पास 14.4 नहीं होगा, 10.4 होगा, तो 60 बन जाएगा और ये 2 62, ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ये दोनों जब ऐड करेंगे ना तो आपके पास 14.4 नहीं होगी, 10.4 होगा। 10.4 को जब 6 से मल्टीप्लाई करूँगा मैं तो मेरे पास आंसर है 6240 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत आपके पास 33 है, तो BD और -AC का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है कि आप वो संख्या पहले देख लीजिए कौन कौन सी है। तो सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। 33 इसने दिया है कुछ, तो जैसे कि मैं लगभग 2 क्रमागत संख्या लेता हूँ, 2 4 ठीक है और 6। अब देखो इनका ऐसे देखो 2 क्रमागत संख्या ले लेता हूँ, 2 और 4, तो इनका एवरेज निकालूंगा तो इनके बीच की संख्या आ रही है ना, तो 3 आ रहा है। तो इसी तरीके से अब ये एवरेज यहाँ पे 33 आ रहा है, तो एक संख्या हो जाएगी आपके पास 32 और एक हो जाएगी आपके पास 34। अब ये तो 2 ही संख्या हुई, लेकिन और संख्या हमें लेनी है, तो और संख्या क्या हो जाएंगी आपके पास,
और संख्या इधर हो जाएगी, मैं एक कम और किया, ये 30, इधर हो जाएगी 36। ये चारों संख्याएँ आ गई, ए बी सी डी की वैल्यू आ गई, ए बी आ गया, ये सी आ गया, ये डी आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है कि बी डी दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस वाले को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं, ठीक है। आएगा क्या आंसर, देखो सेम है क्या, यहाँ पे 2 डिजिट सेम है तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 32 को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 36 से, और इसको माइनस करना है मेरे से कितने से, 34 को मल्टीप्लाई करना है 30 से, ठीक है। इनको कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 12, 1 बन रहा है 9 और 1 10, 1020 बन रहा है इधर, और इसको 36 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 36 दूना 72, ठीक है, और 36 3 108, 108 7 115, ठीक है, 1152 है ना, 1152 बच रहा है। और इस 152 में से मैं जब मैं माइनस करूँगा आपके पास 120, तो मेरे पास वैल्यू कितनी बचेगी, ये मेरे पास वैल्यू बचेगी 1020, तो 132, ठीक है, 132 वैल्यू बचेगी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसमें सिंपल समझना क्या था कि केवल वैल्यू जो आपको वो निकालनी थी, कौन कौन सी संख्याएं हैं, देन उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, कुछ है नहीं उसमें। तो 9,000 रुपये की धनराशि आंशिक रूप से 7% और शेष 9% राशि पर ऋण दिया जाता है यदि औसत वार्षिक ब्याज 8.5% है तो 9%। एलिगेशन से कर सकते हो, आसान सवाल है। इसमें और अच्छा सवाल बन सकता था कि यदि इसने ये जो ब्याज का परसेंटेज दिया है ना, इसकी जगह वो ब्याज दे देता, देन उसके बाद में आप ब्याज की परसेंटेज वैल्यू निकालते, तब उसके बाद में रेट निकालते, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है। लेकिन ये बहुत आसान सवाल है। तो देखो इसमें दोनों को लिख लेता हूँ मैं, 7% 9%, और टोटल इसने दिया है यहाँ पे 8.5%। दोनों का डिफरेंस लिया, इधर मेरे पास आ जाएगा 0.5 और इधर मेरे पास डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 1.5। तो इनको काट दूंगा मैं, तो 1:3 आ जाएगा। ये इनका जो इनकम है ना, ये स्टार्टिंग का जो धनराशि है, वो इस अनुपात में इन दोनों पे दी गई है, इतने परसेंट पे। तो आपसे 9% वाली रेट पे पूछा है, तो इसका 3 भाग दिया है, ठीक है। तो 9,000 है ना, इसका 4 भाग टोटल है और इसका 3 भाग आपने यहाँ पे दे दिया, तो कहीं ना कहीं 75% इसका यहाँ पे दिया हुआ है आपने। तो 9 × 27, 27 को 4 से डिवाइड करना है, 27 का आधा करूँगा तो मेरे पास 13.5, 13.5 का और आधा करूँगा तो 675 के लगभग आ जाएगा आंसर। तो यही ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो वो तरीका मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वाली वीडियो में कि किस तरीके से आपको डिजिट से आपके साथ आंसर निकालना है, ठीक है। आप एग्जैक्ट आंसर की बजाय उसके डिजिट देखिए, डिजिट क्या क्या आ रहे हैं उसमें, उससे आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है ये। हाँ देखिए क्या कह रहा है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है, कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। पहले डायरेक्ट क्वेश्चन का देखिए क्या पूछ रहा है। आप क्या है कि जब डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ा करिए, वहाँ से आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा होगा, तो इतना आप पाई चार्ट को पढ़ने के बजाय। तो यदि कार्यालय सी में पुरुषों की संख्या का औसत 20% है, ठीक है, और डी में महिला कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत 40% है, ओके। तो डी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या और सी में महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है, ओके। तो अभी क्या है कि एक तरीका है कि आप यहाँ पे पूरी वैल्यूज़ निकालो, वैल्यूज़ मत निकालो। डिग्री में भी आप डायरेक्ट आपको जब रेशियो निकालना होता है तो आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कट जाती है। तो 3600 का कोई यूज़ नहीं है अभी यहाँ पर, 3600 को रहने दो। अभी देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, पहले डी का पूछ रहा है, तो डी के लिए मैं चलता हूँ। डी मैंने लिया, तो डी पे यहाँ पे कितना 90 दे रखा है, तो 90 मैंने ले लिया। 90 में अब देखो पुरुष की संख्या पूछ रहा है, और डी में क्या है कि महिलाओं की संख्या दे रखी है मेरे पास 40% है, महिलाओं की 40% है, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे पास, 60% हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो ये पुरुषों की संख्या हो जाएगी 60%। इसका रेशो किससे निकालना है, आपके पास सी से निकालना है। सी का है ये रहा 54। अब इसका किस में निकालना है, महिलाओं में। सी में पुरुषों की संख्या है 20, तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है। तो 0 से तो 1 0 यहाँ पे चला जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 9 बार, 6 नाम 54, ठीक है। 9 से ये कट जाएगा 10 बार, तो रेशो क्या आ गया 10:8। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा तो 5:4। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। बहुत सेकंडों का सवाल है क्वेश्चन, तो आसानी से हो जाएगा 15 से 20 सेकंड में, ठीक है। तो इतना ही टाइम लगता है इसमें। अगर मतलब और अच्छा थोड़ा सा बड़ा सवाल होता तो उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते थे, लेकिन इसमें ज़्यादा देने का कोई मतलब है नहीं। भी एक निश्चित दूरी को इतने टाइम में तय कर सकता है, उसके द्वारा दूरी के 2/3 भाग को इतने चाल से और शेष दूरी को इतनी की चाल से चला जाता है, तो पी द्वारा चली गई कुल दूरी का 25% किसके बराबर होगा, ठीक है। मैं एक्स मान लेता हूँ।
एक्स का कितना दे रखा है कि 2/3 भाग, तो 2/3, तो आपके पास ये 3 रहा और इसको 4 से स्पीड से चलता है। और उसके बाद में बाकी की डिस्टेंस कितनी बची मेरे पास, x/3, इसको कितने से चलता है, 5 से चलता है। और टोटल आपके पास टाइम लगाता है 4 घंटे 40 मिनट। 40 मिनट को मैं बदल लेता हूँ घंटे में ही, 40/60, 40/60 का मतलब कितना हो गया, 2/3। जो 4 से ही 2/3 बन गया ना, 4 से ही 2/3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करूँ, 12, 14/3 बन रहा है ना, 14/3, ठीक है। अब देखो आगे, इस 3 से ये 3 चला जाएगा, ये भी 3 चला जाएगा, ये भी 3 चला जाएगा, चला गया ना, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो और इस 2 से ये भी 2 चला जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है, x/2 प्लस x/5 इजिकल टू 14। इसको सोल्व करना है मेरे को। यहाँ पे आ जाएगा 10, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास मेरी वैल्यू 5 आ जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा 2, ठीक है। 5 और 2 7, तो 7/10 इधर बन रहा है, इधर मेरे पास है 14 वैल्यू, तो ये 7 से कट जाएगा 2 बार, और ये 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गई मेरे पास कितनी, 20। अब क्या मैं 20 आंसर टिक कर दूंगा, नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा क्या कि इसका 25%, इसका 25% का मतलब 1/4%, 1/4 का 1/4, तो ये हो जाएगा आपके पास 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, 5 आंसर हो जाएगा आपके पास इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि आपसे कि पी अकेले किसी कार्य के 50% भाग को 6 दिनों में कर सकता है, 50% कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम 12 दिन में करेगा। क्यू 50% को 9 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम कितने में करेगा, 18 दिन में। अब क्या कह रहा है कि वह आर की सहायता से, मतलब पी क्यू आर तीनों का यदि मैं निकालूं, पी प्लस क्यू प्लस आर, ये मेरे को दे रखा है उसने 6, तो एक बार इनका एलसीएम ले लूँ मैं, 36 टोटल काम ले लिया। तो अभी इसका आ जाएगी एफिशिएंसी 3, इसकी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी यहाँ पे 6। तो अभी आर की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये पी और क्यू की है 5, और आर की एफिशिएंसी हो जाएगी 1, ठीक है। आर की एफिशिएंसी 1 आ गई। और टोटल काम का 25% काम निकालना है, 25% का मतलब 1/4, तो इसका काम कितना हो जाएगा, 1/4 निकालूंगा तो मैं, ये 9 आ जाएगा। 9 को 1 की एफिशिएंसी से करना है तो 9 दिन लगेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि इतने रुपए की राशि को ABCD में इस प्रकार विभाजित करना है कि A और D के संयुक्त हिस्से का B और C के संयुक्त हिस्से से अनुपात इतना है। तो मतलब क्या है इसका, A प्लस डी और B प्लस C, इसका रेशो दे रखा है 8:5। तो A प्लस B प्लस C प्लस D का टोटल कितना हो गया, ये आपके पास 13 हो गया ना। तो और उधर आपको वैल्यू कितनी दे रखी है, 46,800। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने 13 का डिवाइड किया, 13 दूनी 26, 13 थी 39, 39 मेरे पास बन रहा है 7, 13 × 78, तो 3600। 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पे, 3600। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बी और सी का अनुपात दे रखा है वो 3600 को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास, तो ये वैल्यू बन जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 2, 18,000, ठीक है, 18,000 आ गई। अब आगे देखो, अब मेरे पास निकालनी है वैल्यू सी, बी और सी का हिस्से का अनुपात दे रखा है ये, ठीक है। बी प्लस सी की वैल्यू 18,000 आ गई। अभी क्वेश्चन में आगे देखो क्या पूछ रहा है कि ए की वैल्यू दे रखी है 18,400, तो ए और बी के हिस्से में क्या है, तो मतलब बी की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे, ये 5/4 है ना, तो टोटल हो जाएगा 9, और यहाँ से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा 5 से, तो मेरे पास ये बी का हिस्सा आ जाएगा, ये 9 से आ जाएगा 2, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा 10,000, ठीक है, 10,000 आ गई। और ए की वैल्यू दे रखी है 18,400, 10,000 प्लस 18,400, ये 28,400, 28,400 आंसर ये हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। आगे समझ में, पहले बी प्लस सी का संयुक्त निकाला था, उससे बी की वैल्यू निकाल ली, फिर ए की वैल्यू आपको दी हुई है, तो बी प्लस ए को दोनों को जोड़ देंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यही पूछा था इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए एक बार, क्या कह रहा है कि यदि अन्य अदर श्रेणी में 20% आइसक्रीम आम फ्लेवर की हैं और सर्वेक्षण में शामिल लोगों से इतने लोगों ने आम फ्लेवर को पसंद किया, तो कितने लोगों पे सर्वेक्षण किया गया। तो अभी देखो ये ना इसका 20.6 आइसक्रीम आम फ्लेवर की है। अच्छा, एक्स का भी 20.6 लिया मैंने, है ना, ये बटे 100 करूँगा, ठीक है। मैं परसेंटेज पे डायरेक्ट वैल्यू पे देख लेता हूँ, 20.6, और इसमें भी इसका भी 20% लूँगा मैं, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास कितने के बराबर दे रखी है इसने,
20% को मैं क्या 1/5 लिख सकता हूँ, ठीक है। 20% को 1/5, इसकी 1/5 वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है मेरे पास, 10,300 के, ठीक है। तो टोटल निकालना है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है मेरे पास। तो अभी देखो ये आपके पास जस्ट डबल है क्या, ये आपके पास जस्ट डबल है, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। 2 से अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 5 बनेगा, ठीक है, और 5 से ये 5 मल्टीप्लाई होगा तो 25 बन जाएगा। तो 25 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या आपको, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन में। तो देखो क्या किया क्या है, समझिए, ये इससे जस्ट 2 बार कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो कहीं ना कहीं 5 दिखेगा, 50 बनेगा। 50 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 50 को 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, 2 5 बन गया तो 25 बन गया। तो 25 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास संख्याओं से हमने निकाल लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई का अनुपात दे रखा है 4:7, और उसके बाद 5 वर्ष बाद अनुपात हो गया इसका 5:8। देखो सेम रेशो में बढ़ रहा है क्या, एक बड़ा इधर भी एक बड़ा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष बाद है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो वाई की वैल्यू पूछ रहा है 35 हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं डायरेक्ट, 35 यही ऑप्शन हो जाएगा। ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 एक बार देख लीजिए। 25 संख्याओं का औसत 54 है, 13 संख्याओं का औसत, पहली 13 का औसत, अंतिम 13 का औसत ये दिया हुआ है आपको। अब देखो 54 से पहले वाली का आपके पास डेविएशन देखिए कितना, 52.8 है, तो मतलब कितना कम है, ये आपके पास वैल्यू कम हो गई आपके पास 52.8, 0.2 और 1.2, 1.2, इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये नेगेटिव है, ठीक है। और उधर दूसरी वैल्यू पे मैं जाता हूँ, तो वो वैल्यू कितनी ज़्यादा है आपके पास, ये मेरे पास वैल्यू ज़्यादा है आपके पास 54, और ये पास 62.5, 8.2 ज़्यादा है ना, तो इसको मैं 13 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू प्लस है, ये वाली वैल्यू माइनस है, तो ओवरऑल डेविएशन कितना है, दोनों को ऐड करूँगा मैं। तो यहाँ पे से मेरे पास 8.2 में से 1.2 जाएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा 7। तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 7 91, ठीक है, ये डेविएशन है। अब ये जो डेविएशन है वो 13वीं संख्या के कारण है, ठीक है, मतलब 13वीं संख्या इतनी ज़्यादा है तो उसके कारण डेविएशन है। अगर इसको हटा दूंगा मैं तो मेरे पास कहीं ना कहीं डेविएशन जो मेरे पास एवरेज है वो कम हो जाएगा। तो 54 से तो ऑप्शन कम ही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 54 से अगर कम एक ही मिलता तो मैं डायरेक्ट टिक करके निकाल लेता, लेकिन अभी 54 से ऑप्शन और भी कम है तो मैं निकाल लेता हूँ इसको। तो एक संख्या मैंने हटा दी, तो मेरे पास अब टोटल संख्या कितनी बचेंगी, 24। तो अब मैं 24 से इसको डिवाइड करके देख लेता हूँ। 24 से 24 2 48, 24 3 72, 24 चौके 96, 24 3 72 बन जाएगा। और लगभग और थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आएगी, कुछ और संख्या होती है तो लगभग 0.7 0.8 के अराउंड आएगी, ठीक है। तो अभी देखो 54 में से मैं 3 माइनस करूँगा तो 51, ठीक है। 51 में से मैं कुछ और वैल्यू और माइनस कर दूँगा 0.8 0.7 के लगभग, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये 50 से थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। तो 50 से थोड़ी सी बड़ी का ऑप्शन एक ही है, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, ठीक है, कंप्लीट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट डिवाइड करके देखो तो उसके बाद में आंसर निकालो, यहाँ से सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। 21 में आपको वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से देखो क्या निकाल सकता हूँ मैं, थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, हाँ, tan थीटा साइन थीटा। तो ये आपके पास साइन थीटा, इधर इसको tan थीटा को मैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दूँ, है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इधर भी मेरे पास साइन थीटा है, तो साइन थीटा कट जाएगा, तो इधर वैल्यू बन जाएगी, कॉस थीटा को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, √3/2। तो ये मेरे पास वैल्यू, हाँ, √3/2 बन रहा है, ठीक है, √3/2। अब ये कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 कितने डिग्री पे बनती है, ये आपके पास 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री आ गई मेरे पास थीटा की वैल्यू। अब डायरेक्ट इसमें रखना है, तो 3/4 तो निकालना है, वो मैं बाद में निकालता हूँ, ठीक है। अब अंदर क्या रखा है, 30 डिग्री आया था ना, तो 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 4/3, ठीक है, 4/3 यहाँ से आ गया। अब ऊपर कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट tan 30, तो tan 60 कॉट 60 की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 1/√3, तो इसका 1/3 आ जाएगा यहाँ से। अब डिवाइड करता हूँ इसको साइन स्क्वायर आपके पास 30 से, तो 1/2 1/4 बन जाएगा, और इसके बाद tan स्क्वायर 60 कितना हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू क्या बन रही है आपके पास 4 और 1 5, 5/3, ऊपर 5/3 बन रहा है, तो 3 से ये 3 चला जाएगा, ठीक है, यहाँ तो ऊपर बन गया 5,
ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है, एक 4 तो बाहर है ही, ठीक है। और ये 4 से 4 नीचे वाला कट जाएगा ना, कट रहा है ना, बिल्कुल। ये 4 से 4 नीचे कट जाएगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 4 से बन जाएगा 4 तिया 12 और 1 13, तो नीचे वैल्यू बन रही है आपके पास 13, तो 5/13 बन रहा है आपका आंसर। तो 5/13 ऑप्शन नंबर सेकंड बन रहा है, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया है, ठीक है। वैल्यू पहले थीटा की वैल्यू निकाली है, उसके बाद मैं उसको वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर निकल गया है। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 22 क्या कह रहा है, आपके पास 72 से डिविजिबल है, तो x के सबसे छोटे मान के लिए आपको y की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, इसकी x + 2y की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं, पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 8 और y ये दे रखा है, तो इसको 8 से डिविजिबिलिटी देखनी है, तो पहले मैं 8 से इसको डिवाइड करके देख रहा हूँ। 8 से ये चला जाएगा, फिर यहाँ से y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो y की वैल्यू तो फिक्स हो गई, 2 हो गई। 72 ही डिविजिबल है, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अभी आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा कि अल्टरनेट आपके पास नहीं है, डिजिट सम करके देखना पड़ेगा। अब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो आपके पास y की वैल्यू 2 आ गई, तो 7 और 2 9, स्टार्टिंग का 2 ये हट गया, ठीक है। उसके बाद में 8 और 2 10, 10 और 4 10 और 4 14, ठीक है। 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 9, ये भी 36 हो गया, ठीक है। 36 कम्प्लीटली डिविजिबल है। अब x की वैल्यू में अगर कुछ भी रखूँगा, तो या तो मेरे को 9 रखना पड़ेगा, या फिर मैं सबसे छोटी की वैल्यू पूछा तो मैं 0 ही रख देता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, और y की वैल्यू मेरे पास है 2, तो x + 2y की वैल्यू निकालनी है, तो 2 का डबल हो जाएगा 4, ठीक है। 2 × 2 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या दिया हुआ है कि a + b + c की वैल्यू दे रखी है 1, और AP BC CA की वैल्यू दे रखी है -22, ABC की वैल्यू दे रखी है -40, AQ BQ CQ की वैल्यू आपको निकालनी है, +5 ऐड कर लेंगे बाद में। तो AQ BQ CQ का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे हम, AQ BQ CQ -3 ABC, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू होती है, ये वाला फॉर्मूला होता है आपके पास a + b + c, इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर में, a + b + c का होल स्क्वायर -3 ABC, 3 AB BCC ये वाली वैल्यू, ठीक है। AB BCC ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो समझ में आ गया क्या किया है। और इस 3 ABC को मैं उधर लेके जाऊँगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अभी इतना सारा हमें कुछ करना है यहाँ पे, तो AQ BQ CQ ये वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं इधर लेके जाऊँगा, तो वो वाली वैल्यू तो माइनस हो गई, लेकिन ये पहले ही माइनस है, तो आपके पास क्या वैल्यू -120, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद में प्लस, अब a + b + c की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर करूँगा, सॉरी 1, और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस। अब मैं यहाँ अंदर माइनस मल्टीप्लाई कैसे करूँगा, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू आपके पास 22 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 से, तो 66 माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये -120, ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी 67, ठीक है। तो 60 माइनस किया मैंने से इसमें से, तो मेरे पास वैल्यू बन रही है आपके पास 60, और 7 और माइनस करते हैं तो -53। अब इसमें क्या है कि 5 और ऐड करना है मेरे को, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था, 5 ऐड इधर कर दूंगा, 5 ऐड इधर कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर बन जाएगा -148, सॉरी 48, माइनस का माइनस नहीं, -48 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर आपके पास 24 में डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, कि एक व्यक्ति अपनी साइकिल का 30% लाभ पर बेचना चाहता है, उसे 30% हानि पर बेच दिया, इतने रुपए में बेच दिया, तो 30% का वांछित लाभ प्राप्त करने के लिए उसे साइकिल को किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। ओके, तो अभी क्या है कि उसने 2100 रुपये में बेचा है, 2100 रुपये में बेचा ना, तो 2100 रुपये में बेचा है, तो ये उसने कितने % आपके पास हानि पर बेचा, 30%। अभी मुझे निकालना कितना है, 1300 की वैल्यू, ठीक है, 130 की वैल्यू। समझ रहे हो क्या किया मैंने, सिंपल। ये आपके पास SP दिया हुआ है, SP को SP से डिवाइड किया, 30% हानि है तो 70 में बेचेगा, और 30% लाभ कमाना तो 130 में बेचेगा। तो 0 से ये 0 चला जाएगा, 7 से कट जाएगा ये 300 बार, ठीक है, और 13 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3900 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न विकल्पों में से किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि न्यूनतम है। आपको कंपैरिजन देखना है, तो और वो भी देखना है पिछले वर्ष की तुलना में।
तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ, तो ऑप्शन भी देख लिया करो थोड़ा सा। 2010 है नहीं तो 2010 का तो कुछ निकाल भी नहीं सकते क्योंकि उसका पिछले वर्ष का कंपैरिजन देखना है। 2011 से चलिए, 2011 पे देखता हूँ मैं। 2011 में वैल्यू दे रखी है मेरे को 60 दे रखा है, और पहले वैल्यू थी आपके पास 40, ठीक है। तो 40, तो बेसिकली मैं यहाँ पे ऐसे देखता हूँ, ये 11 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये आपके पास 13 हो जाएगा, 11, 12, 13 और 15, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए कैसे 11 में क्या है कि वैल्यू कितनी बढ़ी है मेरे पास, 20 बढ़ी है, ठीक है। 20 बढ़ी है, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में बढ़ी है, 40 के रेस्पेक्ट में। 40 था पहले, अब 60 हो गया, तो 20 बढ़ा है 40 के रेस्पेक्ट में। अब आगे देखिए 12 में कितनी वैल्यू बढ़ी है मेरे पास, 10 बढ़ी है, और वो भी 60 के रेस्पेक्ट में यहाँ पे, ठीक है। 10 बढ़ी है 60 के रेस्पेक्ट में। अब इसके बाद में सॉरी, ये गलत लिखा है ना मैंने 2011 में, हाँ ये 2011 का लिखा है मैंने डाटा, और ये 12 का लिखा है। 10 वैल्यू बढ़ी है, हाँ ठीक है, सही है। अब इसके बाद में देखिए 13 में क्या हो जाएगा, 13 में वैल्यू मेरे पास 90 पहुंच गई है, और 70 से 90 पहुंची है, मतलब 20 बढ़ा है आपके पास 70 से। और इसके बाद थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं, तो 15 में क्या हुआ है कि आपके पास वैल्यू बढ़ी है। अब देखो 14 में तो वैल्यू घटी है, तो इसको तो लेंगे नहीं हम। तो 15 में वैल्यू पहुंच गई मेरे पास यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा 80, और 60 से पहुंची है, तो 60 से पहुंची है वैल्यू 80। अब देखो, अब इनका परसेंटेज वैल्यू यदि आपको याद है तो बहुत आसान हो जाएगा निकालना। किस तरीके से देखो, अब ये कहीं ना कहीं 1/2 है, तो 50% है, और ये आपके पास है 12.5%। 1/6 कितना होता है आपके पास, 16 सही 2/3, सॉरी ये 16 सही 2/3 है, तो ये 16 सही 2/3% है। और ये 2/7 है, 1/7 होता है आपके पास 14 से 2/7, ये तो 28% से ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, 28 प्लस कुछ है। और इधर ये आपके पास 1/3 है, ये 33% है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वृद्धि न्यूनतम है, न्यूनतम किस में है, इसमें ही वृद्धि 2012 में, तो यही ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। तो ये था आपके पास इस क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हमने पूरी कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया। इससे पहले हम एक 8 तारीख का जो पेपर था उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यदि वो आपने नहीं देखा तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। और ये सभी जो अभी एनालिसिस कर रहे हैं, ये आपके पास जो CHSL का एग्जाम आ रहा है उन, और फर्दर जो भी SSC से रिलेटेड है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है कि रिपीटेड होते हैं, और इनका लेवल भी सेम रहेगा, क्योंकि ये भी आपके पास हायर सेकेंडरी लेवल का था, 12th लेवल का था, और CHS भी आपके कहीं ना कहीं 12th लेवल का है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट आपको मिल सकते हैं, तो अभी लेटेस्ट हुआ है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने ये डिस्कस किया, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।